ऊपर का जो एट्रियल रोड ये रहता है वो बहुत फास्ट होता है। हम जी रहे हैं क्योंकि हमारा जो एट्रियल पेसमेकर काम कर रही है वो बैटरी फास्ट होता है, तो वो 70, 80, 90 उस पर चलता है। वो वाला तो वो 70 पे चलता है, इसलिए भी नोड 70 पे चलता है। तो वहाँ से इम्पल्स आता है तो ये चलता है, वहाँ से इम्पल्स आता है ये चलता है, समझ में आ रहा है? इसलिए वो 70, 80 पे समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो वेंट्रिकुलर नोड होता है ना, वेंट्रिकुलर ये चलता है खाली 40 में। वो एट्रिया चल रहा है इसलिए वेंट्रिकल चल रहा है। तो अगर मैंने एट्रिया को निकाल दिया और वो इम्पल्स आ नहीं रहा है तो वेंट्रिकल किस पे बीट होगा? अगर मैंने एट्रिया को कट कर दिया तो वेंट्रिकल किस पे बेस करेगा? 40 पे। समझ में आ रहा है? अगर मैंने एट्रिया को कट कर दिया और वेंट्रिकल को बेस करवाया, मतलब एट्रिया से जो इम्पल्स जानी चाहिए वेंट्रिकल को वो नहीं जा रहा है, मैंने उसको वहां से बीच में कट कर दिया, ब्लॉक कर दिया मैंने उसको, तो खाली वेंट्रिकल अपने आप काम करेगा। तो जब वेंट्रिकल अपने आप काम करेगा क्या रहेगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 40, क्योंकि वेंट्रिकल ना। व्हाट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? वेंट्रिकल। व्हाट इज पी वेव? एट्रियल। मैंने अभी एट्रियल को कट ऑफ कर दिया, समझ लो। तो पहला हमारा पी क्यूआरएस, क्योंकि पी के बाद क्यूआरएस ज्यादा था, क्यूआरएस अपना वेंट्रिकल ये भी नोड है। समझ में आ रहा है? हां, अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने पी वेव और क्यूआरएस में जो कंडक्शन पाथवे उसको मैंने बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? हां, तो खाली क्या बचा? खाली वेंट्रिकल बचा ना। तो पी अपने आप बीट हो रहा है, पी 70 पे बीट हो रहा है, लेकिन वो पी क्यूआरएस के पास पहुंच नहीं रहा है और क्यूआरएस अपने आप बीट हो रहा है। तो क्यूआरएस अगर अपने आप बीट हो रहा है कितना होगा? 40, क्योंकि उसका रिदम ही 40 का रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। इसलिए मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला कि पी वेव अपने आप चल रहा है, क्यूआरएस अपने आप चल रहा है, तो हमारा पल्स रेट कितना रहेगा? हमारा पल्स रेट किसकी वजह से आता है? क्यूआरएस की वजह से, एट्रिया की वजह से नहीं आ रहा है। हमारा पल्स रेट किसकी वजह से आ रहा है? क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तब हमारा पल्स आता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमारा पल्स आता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट? क्यूआरएस। तो अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक रहा तो क्या पल्स रेट होगा? 40 होगा। भी समझा? क्योंकि वेंट्रिकल क्यूआरएस ही आ रहा है। हां, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो इंपल्स पहुंच नहीं रहा है क्यूआरएस में। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन का कुछ फायदा नहीं है। थोड़ा सा एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन का क्या फायदा होता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन ये फायदा होता है कि अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो एट्रिया से वेंट्रिकल में थोड़ा ज्यादा ब्लड चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसा नहीं है कि पेशेंट डाउन होने वाला है। अगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा है लेकिन पेशेंट का बीपी तो ठीक है, बहुत बार होता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एट्रिया से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, होता है स्मॉल परसेंटेज होता है कंट्रीब्यूशन। मतलब एट्रिया का काम क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर हम लोग बीपी आता है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है। समझ में आ रहा है? इसलिए जब एट्रियल फिब्रिलेशन में जो होता है हां उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। हम लोग अम्यूटर लगा दे, बीपी ज्यादा ड्रॉप होता नहीं है। हां, समझ में आ रहा है? हां, क्लियर समझ में आ रहा है? लेकिन वेंट्रिकल में अगर प्रॉब्लम होता है, रीटैक अगर होता है तो बीपी ड्रॉप होने का चांस आता है, क्योंकि ये मेन वेंट्रिकल ये मेन पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो गया है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन रेट कम हो गया है, एट्रिया का फायदा हो ही नहीं रहा है। कभी कभी इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपोज हो जाता है दोनों। साथ साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो साथ साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बराबर काम भी नहीं करेगा हार्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर को क्या होता है? लो होता है। समझ में आ रहा है? ब्लड प्रेशर क्यों लो हो रहा है? क्यों हो रहा है लो? बताओ। क्योंकि सर वेंट्रिकल जो है वही खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी मींस वो कम हो रहा है, जिससे आउटपुट कम हो क्या रहा है। कम हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कम तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर सर उस वेंट्रिकल खुद से कर रहा है तो उसका रेट कम है, उसकी वजह से जो ब्लड ब्लड सप्लाई वो भी कम हो पहले जाएगा। बार तो रेट कम हो गया ना। रेट जो रेट है वो कम हो रहा है। जो पहला 70 पे चल रहा था जो 40 पे चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपका ब्रैडिकार्डिया आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है? ब्रैडिकार्डिया क्योंकि वेंट्रिकल खाली 40 बार बीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 40, 30, 35 जो भी, ठीक है। तो पहली बार तो हाफ हो गया ना। पहली बार तो कार्डियक आउटपुट हाफ ही हो गया, बिकॉज़ हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हर एक इंपल्स में कितना ब्लड जा रहा है। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है?
हर एक बीट में कभी पता है कितना ब्लड जा रहा है, इसको स्ट्रोक बोलेंगे। हाँ, तो अगर मैंने हार्ट रेट को हाफ कर दिया, हार्ट रेट को हाफ कर दिया तो कार्डियक आउटपुट डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, हार्ट रेट डाउन हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? नहीं, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, ये सब डिजीज का कारण क्या है? दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एक तो हार्ट रेट डाउन हो गया इसलिए कार्डियक आउटपुट डाउन हो गया। दूसरा कारण क्या है कि कार्डियक आउटपुट डाउन हो रहा है? क्योंकि देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, एट्रिया ठप वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया छोटा है, एट्रिया से थोड़ा बढ़ जाता है, फिर वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये नॉर्मली ऐसा होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, एट्रिया कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ का ब्लड यहाँ पहुंच भी नहीं रहा है, समझ में, बराबर पहुंच भी नहीं रहा है। तो कभी ऐसा हो रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तभी वेंट्रिकल साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड इधर उधर इधर उधर, समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो रहा है। दो रीजन है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में प्रॉब्लम होने का, ब्लड प्रेशर क्यों करने का, समझ में आया? तो शुक्ल क्या है, तो सपना क्या है, दो रीजन। फर्स्ट तो ये है रिदम उसका कम हो जाता है, रेट, रिदम का मतलब क्या है? रिदम का पैटर्न होता है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। रिदम और रेट दोनों अलग चीज होती है। रिदम क्या होता है, पी क्यू आर एस, पी क्यू फिर पी के बाद क्यू आर एस, पी के बाद क्यू आर एस, पी के बाद क्यू आर एस, इसको रिदम बोलते हैं। रेट क्या बोलते हैं, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस, समझ में आ रहा है? हाँ, इसको रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, तो उसका रेट कम हो रहा है। क्यों रेट कम हो रहा है? क्योंकि सर जो इम्पल्स उससे आ रहे हैं एट्रियम से, तो वो तो है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, हाँ। ओनली वेंट्रिकल का है, हाँ। तो उसका पहले से ही कम रहता है। अरे पहले से ही पहले एट्रिकल से रेट ही कम होता है, रहता है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसका रेट, एक तो ये हो गया, दूसरा और दूसरा ये होता है एट्रियम और वेंट्रिकल का डिस, हाँ, बराबर कनेक्शन, बराबर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है वो। जैसे पी और क्यू आर एस सिंक्रोनाइज होना चाहिए, पी फिर क्यू आर एस, वैसा नहीं हो तो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इसलिए कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, एंड कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट into रेट। heart rate. हाँ, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, क्लियर? इतना क्लियर हो गया अब तक? हाँ, अभी अभी बेसिक प्रॉब्लम क्या है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का, कि कार्डियक आउटपुट, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गया? बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गया? क्या बेसिक प्रॉब्लम? कार्डियक आउटपुट कम है। अभी हमको समझ में आ गया कि कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो रहा है, समझ में आ रहा है? अभी हमको समझ में आ गया कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट टाइम यू सी अ पेशेंट ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, यू मस्ट थिंक कि बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है। आपको ऐसे सोचना है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। हमने पहले ईसीजी सीखा कि ईसीजी कैसा होता है, अभी ईसीजी के कारण क्या हो रहा है अंदर, ये हमको मन में आना चाहिए, ओके, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट उसका डाउन हो रहा है, बराबर? अभी कार्डियक आउटपुट डाउन होने की वजह से क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखने वाले हैं, शुक्ल बताओ। क्लिनिकल फीचर्स में हाइपोटेंशन होगा। अभी आपको समझा हाइपोटेंशन क्यों होगा? ये उसका आउटपुट ही नहीं है। हाँ, फिर डिजीनेस होगा। डिजीनेस क्यों हो रहा है? प्रॉपर हाँ, ब्लड प्रॉपर ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है, ब्लड ऊपर जा ही नहीं रहा है, बराबर? अगर ब्लड ऊपर नहीं जा रहा तो डिजीनेस हो भी जाएगा। जैसे कि हम लोग, आप कभी कोई बड़ा रोलर कोस्टर में बैठे हो, बड़ा रोलर कोस्टर, तो जैसे कि हमारे इमेजिका में, इमेजिका गए हो वाटर की हमारे है, तो उसमें रोलर कोस्टर होता है। हाँ, तो उसमें समझ लो बहुत ही तेज रोलर कोस्टर बैठोगे ना, ऐसा हो सकता है कि आपका, आप कभी के लिए हाँ, नीचे फिर कभी ऐसा होता है हाँ, कि कभी आउट हो जाता है। आउट क्यों होते हैं? क्योंकि वो इतना स्पीड से ऊपर जाता है कि हमारा ब्लड नीचे चला जाता है, और ब्लड नीचे जाने की वजह से ऊपर ब्लड नहीं है। जब ब्लड ऊपर नहीं होता है तो हम काइंड ऑफ सिंकोपल अटैक हो जाता है, हम लोग डाउन हो जाते हैं, समझ में आ रहा है? और फिर हम वापस उड़ जाते हैं, जब वापस ऐसा गोल घूमते हैं वापस हम उड़ जाते हैं, समझ में आ रहा है? ये बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है? तो ब्लड जब भी कम जाएगा तो डिजीनेस आएगा, समझ में आ रहा है? इसीलिए कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आपको डिजीनेस, फिर कंफ्यूजन होता है। कंट्रोल बिकॉज़ ऑफ द सेम प्रॉब्लम, फिर उसके बाद साइन ऑफ शॉक, बंद करो आपको बुक। हाँ, फिर क्या होता है? इचनिक और चेस्ट पेन रहेगा। क्योंकि हार्ट को ब्लड जाने वाला, जो हार्ट को मसल, हार्ट का मसल को भी ब्लड उधर से जाएगा, हार्ट का मसल को भी ब्लड उधर से जाएगा, और हमारा हार्ट होता है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। हमारा बॉडी उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता जितना हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हार्ट को ब्लड लगता ही है, बहुत ज्यादा ब्लड लगता है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कम जा रहा है, इसलिए चेस्ट पेन। तो व्हाट आर द 4-5 कार्डिनल साइंस दैट वी आर वरीड अबाउट इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक? तो पेशेंट अगर आएगा, उसका ईसीजी में कंप्लीट अगर हार्ट ब्लॉक हो गया, तो हमको क्या क्या पेशेंट में देखना है? हाइपोटेंशन, डिजीनेस, हाइपोटेंशन,
उसके बाद डिजीनेस, कंफ्यूजन, Altered mental status. Altered mental Altered status. mental status. So altered mental status, Chest chest pain. pain, hypotension, hypotension, one sign of shock, signs of shock and and breathlessness. Signs of left ventricular failure. समझ में आ रहा है? Breathlessness मतलब क्या हो गया? हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जा नहीं रहा है उधर का खून लंग्स में. अगर हार्ट बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो खून का जा रहा है लंग्स में, क्योंकि खून बाहर से तो अंदर आ रहा है, लेकिन हार्ट से बाहर नहीं जा रहा है. तो कहाँ जा रहा है ये खून? लंग्स में. समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, साइंस ऑफ ब्रेथलेसनेस. तो इसलिए वो फिफ्थ साइन आता है उसमें, ब्रेथलेसनेस. समझ में आ रहा है? Yes. तो जब भी आपका पास पेशेंट रहेगा, तो ये जो पेशेंट नीचे करता है, व्हाट वुड अ गुड नर्स डू? इसको डिजीनेस नहीं है, जब मैं आऊंगा राउंड में, तो पहला चीज आपको डॉक्टर को क्या बताना है? सर डिजीनेस नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है उसका, चेस्ट पेन नहीं हो रहा है उसको, ब्रेथलेस. मेरे ख्याल आके क्या क्या कुछ यही सब 4 प्रश्न पूछे, ये 4-5 क्वेश्चन यही पूछ रहा था. समझ में आ रहा है? हाँ, तो एज अ नर्स, बेडसाइड नर्स, यू शुड बी एबल टू पिक अप दिस, कि आप यही पूछो. तो डॉक्टर अभी आएगा, डॉक्टर ने अगर पूछा कि कैसा है पेशेंट, सर ये सब बात ऐसे अच्छा है पूछने का मतलब है. अगर आप अब मैं आके अगर पूछा कैसा है पेशेंट, अच्छा है, क्या नॉनसेंस है वो? मतलब इट्स ये हम लोग रिलेटिव थोड़ी ना पेशेंट का. हम लोग क्या है? हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है. तो अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से यू हैव टू टॉक प्रोफेशनली टू मी. समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं अगर अंदर आऊँ और पूछूं क्या है, कैसा है पेशेंट, तो आपको क्या बताना है? सर देयर इज नो चेस्ट पेन, देयर इज नो ब्रेथलेसनेस, ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, ही हैज नो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ही इज वेरी नाइस एंड कॉन्शियस एंड ओबेइंग कमांड्स. हो गया मेरा काम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. हाँ, हालांकि अगर वेरी ऑफन व्हेन आई कम टू द बेडसाइड एंड आस्क यू कैसा है पेशेंट, सर अच्छा है. अच्छा है का मतलब क्या है? अच्छा है कौन बोलता है? कोई रिलेटिव बोलता है. समझ में आ रहा है? हम लोग अच्छा बोलेगा तो आपको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है. समझ में आ रहा है? हाँ, यू हैव टू टेल नेगेटिवली कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तब हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इसको पता है सब कुछ. समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर? तो ये अगर हुआ तो अभी करना क्या? मतलब ये अगर हुआ तो इसका मतलब क्या है? बंद कर देना. हाँ, इसलिए ये हुआ तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अगर ये सब हो रहा है, चेस्ट पेन का हो रहा है, या ब्रेथलेसनेस हो रहा है, या पेशेंट को अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो रहा है, या कुछ भी, ये सब इसमें चारों में हाइपोटेंशन हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की वजह से कार्डियक आउटपुट कम कम हो रहा है. अभी क्या करना है? तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है. आंसर वो है. हाँ, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन दोगे. अगर पेशेंट का ऑक्सीजन अगर कम है तो दोगे. मतलब ऑक्सीजन पे ट्रीटमेंट नहीं, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन में कम दिखता है तो ही हमको ऑक्सीजन देना है. समझ में आ रहा है? अगर पेशेंट का सैचुरेशन लेस देन 93% होता है तब भी हमको ऑक्सीजन देना है. तो ऑक्सीजन का कोई फायदा नहीं है. ऑक्सीजन का कोई फायदा नहीं है अगर सैचुरेशन बराबर है. क्लियर? ये समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन एक ड्रग जैसा होता है, उसको ज्यादा अगर दोगे तो उतना ही प्रॉब्लम होगा, आगे जाके प्रॉब्लम होगा उसको. समझ में आ रहा है? तो 94% अगर आपको दिख रहा है सैचुरेशन, तो इस बंदे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे 12 ECG, पहले डीसीजी करके देखना हमको भाई कौन सा है, कंप्लीट जॉइंट ब्लॉक क्या है. ठीक है, ओके. फिर उसका IV पैटर्न है क्या नहीं हाँ, दिख वेरी रहा है. इंपॉर्टेंट आई भी नहीं. फिर और उसके बाद जो 5 साइंस हम वो लोग देख लिया हम लोगों ने, वो है उसको, उसमें से एक है. अभी अभी हम लोग एट्रोपिन देंगे. कितना पढ़ो 3 to 5 mg. नहीं 3 to 5 Max minutes में 1 mg bolus and maximum 3 mg. पढ़ा नहीं आता, मतलब पढ़ा नहीं, अब पढ़ के पढ़ता है. तो पहला ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या होता है? एट्रोपिन. कितना देना है? हमारे पास 1 मिलीग्राम मिलता नहीं है. 1 mg का रहता है ना. 1 मिलीग्राम मिलता नहीं है, इसलिए 0.6 1 mg. मिलीग्राम एवरी 3 to 5 minutes. 0.6 मिलीग्राम IV एवरी 3 to 5 minutes. ये होता है फर्स्ट ट्रीटमेंट. हाँ, लेकिन हमारा पेशेंट्स इससे रिस्पॉन्ड कम करते हैं, ये याद रखना है हमको. हमारा पेशेंट जो है एट्रोपिन से रिस्पॉन्स कम करते हैं. एट्रोपिन का मतलब क्या है? एट्रोपिन क्या करता है? कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ. कभी कभी समझ लो कोई डेंजरस चीज आपके सामने अगर आ गया, फॉर एग्जांपल एक स्नेक आ गया आपके सामने. हाँ, तो स्नेक अगर अचानक करके फेंट हो जाते हैं ना लोग, डर के फेंट हो जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी आ गया फुल स्पीड में और आप रोड पे हो, आप डर के सडनली गिर जाते हो. वो क्यों गिरते हो?
जैसे कि आप स्टेज में गए, स्टेज में हम लोग कुछ परफॉर्म करने को गए, डर के मारे कभी कभी होश चला जाता है उधर, बराबर? क्यों होता है ये इसकी वजह से होता है। पहले होश क्यों जाएगा? पहली बात, होश क्यों जाएगा? होश क्यों जाएगा? होश क्यों जाएगा? हमारा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में ऑल्टरनेट मेंटल स्टेटस क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में प्रॉब्लम क्या है? कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली जब भी ऐसा कुछ अचानक सा कुछ अलग होता है तो मेरा कार्डियक आउटपुट ढम करके कम हो जाता है, समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं गिर जाता हूँ। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर मैं गिरूंगा तो क्या होगा? ब्लड ऊपर चला जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ, तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम सडनली डर जाते हैं या सडनली कोई मेजर चीज होता है, जैसे कि तुमने एंजियो शीट निकालने की कोशिश किया, अचानक सा निकाला, पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं किया, पेशेंट को रखा, अचानक सा निकाला, तो हमारे बॉडी में एक नर्व है, इसका नाम है वेगस। क्या नाम है? वेगस अचानक सा फायर कर जाता है, और वेगस का काम होता है ब्रैडीकार्डिया क्रिएट करना। वेगस का क्या काम है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो कुछ भी कर लो आप, पेशेंट को एक आईवी लाइन पूछे बिना डाल दो, पेशेंट को एक आईवी इंजेक्शन पूछे बिना करो, शुगर करो, तो कोई जिस पेशेंट में होना है उस पेशेंट में ठप करके हो जाएगा और सडनली कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेगस स्टिमुलेट होता है। और वेगस क्या करता है? अचानक सा एक्सट्रीम ब्रैडीकार्डिया क्रिएट करता है, 20, 10, 11। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम शीट निकाल रहे हैं तो क्या रेडी रखना है? एट्रोपिन। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, तो ये सब जब भी हम लोग डरे हुए रहते हैं, कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता है, तो हम लोग फेंट इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वेगस नाम का नर्व स्टिमुलेट कर जाता है। एट्रोपिन का काम है वेगोलाइटिक, मतलब वेगस को बंद करना, एट्रोपिन का काम। तो वेगस को अगर बंद करेगा तो क्या होगा? ब्रैडीकार्ड नहीं है, नहीं, टैकीकार्डिया चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए एट्रोपिन इज अ वेगोलाइटिक। समझ में आ रहा है? तो आपको एक एट्रोपिन का यूज आ गया। एट्रोपिन का यूज क्या है? वेगोलाइटिक। ओके, तो जब भी हम पूछते हैं कि व्हाई विल यू यूज एट्रोपिन इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज अ वेगोलाइटिक। तो मैं पूछूंगा वेगस क्या करता है, तो आप बोलोगे वेगस क्या करता है? ब्रैडीकार्डिया क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए जब भी हम शीट रिमूवल करते हैं, ये पेशेंट ब्रैडीकार्डिया में जाता है बिकॉज ऑफ वेगस। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वेगोलाइटिक, क्लियर? समझ में आया? लेकिन हमारा पेशेंट ना ऐसा वाला पेशेंट नहीं होता है जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ आता है। जैसे कि वो जो पेशेंट आया था, हाँ, वो जो पेशेंट जो नीचे मिला था, वो वेगस की वजह से थोड़ी ना प्रॉब्लम था, उसको तो प्रॉपर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया था। ब्रैडीकार्डिया खाली फोकट उसका ऐसा नहीं था, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की वजह से होता, उसका सिस्टम ही बराबर नहीं था, उसमें वेगस काम नहीं करता है, उसमें हमने एट्रोपिन दिया, कुछ हुआ ही नहीं। वो पेशेंट को हमने एट्रोपिन भी दिया, उसको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेगस का प्रॉब्लम ही नहीं था। इसलिए नॉर्मली जो आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं वो वेगस वाले पेशेंट्स नहीं होते। में कौन से वाले पेशेंट्स होते हैं? जो प्रॉपर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में रहता है, उसको अलग ड्रग लगता है। कौन सा अलग ड्रग लगता है? पढ़ो। डोपामिन और इपिनेफ्रिन। हाँ, क्या है डोज? 5 to 20 mcg per kilo per kg per minute। एंड एड्रेनालिन का? एड्रेनालिन का 2 to 10 mcg per kg per minute। नहीं, पढ़ो बराबर से, पढ़ाई भी नहीं किया बराबर से। हाँ, पढ़ो, उसका डोज पढ़ो। 2 to 10 mcg per minute। हाँ, क्या है? 2 to 10 mcg। अलग है दोनों। हाँ, डोपामिन का डोज पढ़ो वापस। 5 to 20 mcg per kg per minute। और एट्रोपिन का एड्रेनालिन का 2 to 10 mcg per minute। समझ में आ रहा है? डोज अलग है। हाँ, डोपामिन का डोज 5 to 20 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट होता है। ओके, वेयर एड्रेनालिन का डोज होता है 2 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट। समझ में आ रहा है? अलग होता है दोनों का डोज। क्लियर? हाँ, मतलब उसको इन्फ्यूजन के तौर पे देना पड़ता है। हाँ, चलो कैलकुलेट करो कितना इन्फ्यूजन होएगा, बोर्ड पे कैलकुलेट करो। वो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? ठीक है, इधर मिलेगा क्या इनके पास? फ्लोर पे। तब तक तुम कैलकुलेट करो ना, 2 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट कैलकुलेट करो। 1 milligram of atropine is equal to 1 milligram of adrenaline is equal to how much microgram
1000 माइक्रोग्राम। हाँ, तो 2 माइक्रोग्राम इज हाउ मच? नहीं लिखो ना कितना। अब आपका इन्फ्यूजन बताओ, आपका इन्फ्यूजन 8 मिलीग्राम्स 50 सीसी होता है, बराबर? तो उसके हिसाब से मेरे को बताओ कितना होना चाहिए। So let us do it together. So our dose of adrenaline is 2 to 12 microgram per minute. हाँ, तो per hour कितना हो गया? 2 into 60 to 12 into 60 microgram per hour. ठीक है, मतलब कितना? क्योंकि हमारा इन्फ्यूजन मतलब पर आवर होता है ना, ml पर आवर, तो हमको पहले पर आवर पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कितना हो गया? 120 माइक्रोग्राम टू 720 माइक्रोग्राम। ये हमारा डोज है पर आवर। ये हमारा डोज है, दिस इज आवर डोज दैट वी वांट टू गिव। ठीक है, क्लियर? ये किस चीज का, कौन सी? एड्रेनालिन का, एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन, ये अगर यूएस में आप बात करोगे तो एड्रेनालिन लोग समझते नहीं, एपिनेफ्रिन समझते। इंडिया में एड्रेनालिन, ठीक है? तो एड्रेनालिन डोज होता है 2 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट। ये अलग होता है डोपामिन। डोपामिन 5 to 20 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट। हम डोपामिन यूज ही नहीं कर रहे आजकल, हम क्या यूज कर रहे हैं? एड्रेनालिन। तो इसलिए हम एड्रेनालिन की बात करते हैं। हाँ, 2 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट, तो 120 माइक्रोग्राम टू 720 माइक्रोग्राम पर आवर। इतना हमको देना है पेशेंट को, टाइट्रेशन। तो यहाँ से चालू करूंगा तो यहाँ तक पहुंच सकता हूँ मैं, समझ आ रहा है? हाँ, कितना होगा मेरा? तो लेट अस डू इट, ओके? लेट अस डू द मैथ्स। 8 मिलीग्राम्स हम डालते 50 सीसी में, ठीक है? मतलब 8000 माइक्रोग्राम इन 50 सीसी। ये हमारा एग्जिस्टिंग इन्फ्यूजन है, बराबर? हाँ, तो 120 कितना हो गया? 120 माइक्रोग्राम इज हाउ मच सीसी? हाँ, 8000 इज इक्वल टू 50 सीसी। मेरा 120 कितना सीसी होता है? तो कितना हो गया? 120 इंटू 50 इक्वल्स 8000 इंटू 20। दिस इज इक्वल टू 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 8000। क्लियर? ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। हाँ, दिस इज 5 12 60 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है? तो 6 2 3 6 2 4 8, 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 28, 4 5 20। कितना हो गया? 0.75। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमको देना है, हमारा डोज है 2 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट। हाँ, मतलब हम 2 माइक्रोग्राम से 12 माइक्रोग्राम तक दे सकते हैं। 2 माइक्रोग्राम से हम 12 माइक्रोग्राम पर मिनट दे सकते हैं। पर आवर कितना हो गया? इंटू 60 कर दिया मैंने। हाँ, तो ये हो गया 120 to 720 माइक्रोग्राम पर आवर। क्लियर? 120 to 720 माइक्रोग्राम पर आवर, इतना हो गया, राइट? अभी 8000 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम हम लोग 50 सीसी में डाल रहे हैं, तो 8000 मिलीग्राम हम 50 सीसी डाल रहे हैं। हाँ, तो 120 माइक्रोग्राम कितना है? कितना सीसी हो जाता है? ये देखने के लिए मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, बराबर? आंसर आया 3/4। हाँ, दैट मींस 0.75। अब यही चीज हम 720 का करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया 120, तो 720 हाउ मच? 720 पेपर है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेरी क्या आ रहा है हमारा? 720 कितना है? हाँ, नेक्स्ट क्वेरी क्या है हमारा? 720, ठीक है? तो 720 कितना है? तो एक तो आपको बन गया कि 0.75 ml पर आवर से हमको चालू करना है। हाँ, अभी 720 कितना? 720 समझाने क्यों आया? क्योंकि मेरे को 720 जाना है कितना है? तो 720 is how much? So 720 into 50 is 8000 into x, बराबर है? हाँ, अभी
क्वेरी इक्वल्स 720 into 50 divided by 8000। ठीक है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। हाँ क्लियर। अभी 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15। ठीक है, अभी आंसर आ गया हम लोग 72 डिवाइडेड बाय 13। कितना है 70 डिवाइडेड बाय 13? करो 13 72 कितना 5.5। हाँ तो ये इज इक्वल टू 5.5, तो 0.7 to 5.5 ml per hour। ये हो गया हमारा डोज। समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आ गया? Yes sir, I am. तो मतलब अगर हमारा पेशेंट हमारे सामने आता है, जैसे कि कल का पेशेंट, परसों का पेशेंट जो आया था, और उसका ब्लड प्रेशर डाउन, अगर उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन नहीं था, ब्रेथलेसनेस नहीं था, चेस्ट पेन नहीं था, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस नहीं था, इसलिए हमने कुछ नहीं डाला। इसी दौरान अगर कुछ भी अगर होता तो हम फर्स्ट क्या करते थे, एट्रोपिन ट्राई करते थे। कितना डोज पे? 0.6 मिलीग्राम फॉर 3 to 5 minutes। ही वुड हैव नॉट रिस्पॉन्ड मोस्ट प्रॉब्ली, ये पेशेंट रिस्पॉन्ड करने के चांसेस कम थे। ठीक है, तो हम लोग क्या चालू करते थे? एड्रेनालिन। क्या डोज चालू करते थे? डोज क्या है? 120 डोज क्या है? 2 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट, दैट इज द डोज। व्हाट इज द डोज? 2 to 12 माइक्रोग्राम पर मिनट। और हम जब भी हमारे इन्फ्यूजन में बनाते क्या डोज है? हां तो कितना हो गया? 0.7 ml to 5.5 ml पर आवर। समझ में आ रहा है? हमारा डोज क्या है? हमारा डोज ये है 0.75 to 5.5 ml per hour when you are taking 8 in 50। समझ में आ रहा है? हमारा डोज ये हो जाता है। तो अगर समझ लो मेरे को एड्रेनालिन इन्फ्यूजन चालू करो, तो आपको क्या पूछना नहीं है मेरे को कि क्या डोज पे चालू करना है, आपको चालू करना है 0.7 पे, और फिर देख रहे हैं हर 20-30 सेकंड में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है हार्ट रेट। हम देखेंगे ना वो हार्ट रेट बढ़ रहा है। हम लोगों को क्या देखना है इसमें, क्या क्या देखना है इसमें? अगर समझ मैंने एड्रेनालिन चालू किया तो टाइट्रेट कैसे करूंगा मैं? एज अ बेडसाइड नर्स व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी? अगर मैंने आपको बोला कि चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आप पेशेंट आपके सामने आया, आपने बहुत अच्छी तरह से ईसीजी किया, आपने देखा सैचुरेशन नॉर्मल है, इसलिए आपने ऑक्सीजन लगाया नहीं, आपने आईवी लाइन ले लिया। हां ईसीजी में आपने मेरे को आके बताया सर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। हां तो आपने बोला सर एट्रोपिन दूं क्या? बोला हां दे दो एट्रोपिन देके आप मेरे पास आए और बोले सर इसका ब्लड प्रेशर अभी भी 70 है सर, अभी उसका ब्लड प्रेशर 70 क्या करना है? तो एड्रेनालिन लगा दो। आप नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है? इन्फ्यूजन स्टार्ट करें 0.7 और फिर क्या करोगे? हार्ट रेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर, क्या देखोगे? ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर देखोगे, हार्ट रेट नहीं देखोगे। ब्लड ब्लड प्रेशर प्रेशर देखोगे। प्रॉब्लम इधर क्या है? कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। आपको सर हम लोग सिरिंज पंप लगाते हैं तो पर आवर होता है, एमएल पर आवर होता है। 0.7 है ये, पर मिनट जाएगा या पर बराबर जाएगा। क्या किया हमने? देखो ना यहाँ पर हमने 2 into 12 माइक्रोग्राम पर मिनट इसको into 60 जब किया माइक्रोग्राम पर आवर हो गया। समझ आ रहा है? तो ये 120 to 70 हमको पहले फाइंड आउट करने का था, इसमें 120 और 70 का पता कर दिया कितना एमएल है, इसलिए कितना एमएल पर आवर। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? हां तो अब इसलिए हमारा इन्फ्यूजन 0.7 से, बिकॉज़ इसमें लास्ट मोड आपको डॉक्टर को जो उसको भी याद दे देगा, ये आपको करना है, तो आपको इसलिए याद कराना इमरजेंसी है, कि ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास कर सकते हैं हम लोग। तो आप क्या देखोगे? ब्लड प्रेशर देखेंगे, ब्लड प्रेशर ओनली क्या देखोगे? ओनली ब्लड प्रेशर। समझ में आ रहा है? ब्लड प्रेशर ऊपर आएगा तो हर 15-20 सेकंड, 1 मिनट में हम हर मिनट में हम ब्लड प्रेशर देखेंगे। अगला मिनट में ब्लड प्रेशर अगर ऊपर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो इसको अपने बढ़ा दोगे। पॉइंट से आई कैन गो अप टू 5.5। समझ में आ रहा है? तो 0.7 का मैंने 2 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, 2.5 कर दिया, 3 कर दिया, 3.5 कर दिया, जब तक कि ब्लड प्रेशर ऊपर ना आए। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। ओके, पेशेंट हैज कम फ्रॉम आउटसाइड। हां वो आया आपके पास, हां वी वर ऑल बिजी ऑन द अदर साइड, आपने ईसीजी निकाला, कैजुअलिटी से फोन आया कि वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में है।
अब ऊपर आ गया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में है, आपने बोला ठीक है ईसीजी निकाल दिया, तो पता चल गया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। आपने मुझे आपको क्या हो रहा है, पेशेंट सब आंसर कर रहा है, तो नहीं ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो आपने आप पूछो मेरे को, आप पेशेंट को देख रहे हो, क्या पूछोगे आप? मैं वो क्या पेशेंट हो रहा है आपको? ठीक नहीं लग रहा है जी, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं टाइट लग रहा है। हाँ चेस्ट पेन हो रहा है? हाँ वजन लगा है, ऐसा लग रहा है। चक्कर आ रहे हैं। कि ऐसा नहीं नहीं जैसे? चक्कर तो नहीं है। फिर इसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करूंगी। नहीं फिर आप क्या चेक करोगे, ब्लड प्रेशर चेक करोगे? आप क्या चेक करोगे, आपका नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या है, 5 चीज फाइंड आउट करना, ब्रेथलेसनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन। हाँ ये आपको चेक करना ही है ना, ये आपको चेक करना ही है। तो समझ लो मैंने बोला आपको चेस्ट पेन आ गया, मेरे को चेस्ट पेन है, तो आप नेक्स्ट क्या करोगे? अपने डॉक्टर को बता, इसीलिए ले लिया ना, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आ गया ना पेशेंट, तो वही इसीलिए आ गया। आप डॉक्टर को कुछ जाके बताओगे, लेकिन आपके मन में क्या रहेगा, आपको क्या करना है? ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर कम नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे नेक्स्ट? क्या करोगे नेक्स्ट? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में चेस्ट पेन हो रहा है, आप क्या करोगे नेक्स्ट? यूजुअली ब्लड प्रेशर कम ही रहेगा। हाँ अब क्या करेंगे, हम वापस ये करेंगे, एट्रोपिन देंगे, एड्रेनालिन देंगे, जब तक इसका चेस्ट पेन जाता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो यू आर ट्रीटिंग द सिम्पटम नाउ, यू आर ट्रीटिंग अ साइन, ट्रीटिंग अ सिम्पटम। समझ में आ रहा है? हाँ सिमिलरली पेशेंट नॉर्मली कैसा आता है ना, जब पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह होता है या ब्रेथलेस, तो ऑलरेडी ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस में रहता है, तो आपको दवा देके उसका बीपी बढ़ा के देख रहा है कि मेंटल स्टेटस ठीक हुआ कि नहीं हुआ। टाइट्रेशन, बिकॉज़ इट्स अ नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी, टाइट्रेशन आप यहाँ पे बता सकते हो कि अभी 0.5 है सर, मैं कितना करूँ, मेरे को क्या पता कितना करूँ, आपको देखना है पेशेंट ठीक हो रहा है तो ज्यादा नहीं दे रहे हैं, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो मेरे को बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत फनी रीजन, सिली रीजन होता है कि आप आके बताओ कितना लगाऊं मैं, दैट डजंट मेक सेंस ओनली। समझ में आ रहा है? हाँ आपको ही देखना, टाइट्रेट करना है, बराबर? ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है? तो डोपामिन हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको डोज ये इतना याद रखना है कि माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट होता है, वो अलग होता है, माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट, ये माइक्रोग्राम पर मिनट है। ओके देन नेक्स्ट क्या करोगे? पेसिंग। ओके तो अभी पेसिंग के लिए व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी? पेसिंग के लिए नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है? सो अभी पेसिंग कभी आया जब मैंने एट्रोपिन यूज किया, काम नहीं हुआ, एड्रेनालिन यूज किया, काम नहीं हुआ, इसलिए मेरे को पेसिंग करना है। ओके हाँ तो पेसिंग दो टाइप के होते हैं, कौन सा दो टाइप के होते हैं? परमानेंट और ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, ट्रांसवेनस और एक पेसमेकर वो पर परमानेंट। नहीं दो टाइप का पेसिंग होता है। पहली बात तो हाँ आईसीयू में दो ही टाइप का होता है। क्या दो टाइप का होता है? नहीं आईसीयू में क्या होता है? टेम्पररी पेसिंग, टेम्पररी ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग एंड टेम्पररी ट्रांसवीनस पेसिंग, ये दो ही पेसिंग होता है। परमानेंट पेसमेकर जो होता है वो कैथ लैब में किया जाता है, हम आईसीयू में नहीं करते हैं परमानेंट पेसमेकर। ठीक है, आईसीयू में हमारे पास नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है? टेम्पररी वेनस पेसिंग एंड टेम्पररी ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। अभी आपको क्या पता है इसके बारे में? ट्रांसक्यूटेनियस और ट्रांसवेनस के बारे में आपको क्या पता है? मेरे को दो तीन बोलो, क्या लगता है? कुछ भी बोल दो, ट्रांसवेनस ट्रांसवेनस क्या लगता है आपके मन में? कुछ भी आपको पता है उसके बारे में? कुछ भी उसके बारे में, और डिवाइस की वजह से कुछ भी बताओ, जो भी आपको पता है, तो आपने देखा है कुछ भी। सर इसमें ट्रांसक्यूटेनियस मतलब उसके अंदर ही पेसिंग लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं? पेसमेकर लगाते हैं। किधर लगाते हैं? यहाँ साइड एट्रियल साइड ऐसे रोक। आपको क्या लगता है? एक तो मेरे दो तीन चीज बताओ। हाँ नहीं सब वो एक तो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, जब तक हम लोग हाँ, परमानेंट का हाँ, डिसीजन नहीं लेते तब वो तो ठीक है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, मतलब हाँ। जो ट्रांसक्यूटेनियस है वो हम पैड थ्रू जैसे हाँ शॉर्ट सुनो करते हैं अभी, वैसे। सुनो अभी क्या है। हाँ पेसिंग जो रहता है ना, हम लोग को अभी क्या हो गया पेशेंट का एट्रिया और वेंट्रिकल में वो बराबर करंट जा नहीं रहा है, हमको उसको नया करंट देना है। समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है पेसिंग की वजह से? जो हार्ट रेट क्या हो रहा था इसका, हार्ट रेट कम हो गया था। क्यों हार्ट रेट कम हो गया? क्योंकि वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में इंपल्स जा नहीं रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल इंपल्स जा नहीं रहा है, इसलिए हार्ट रेट कम हो गया, वेंट्रिकल कम हो गया, काइंड ऑफ समझ आया? अभी मेरे को क्या करना है, वेंट्रिकल का जो
रेट है उसको मेरे को बढ़ाना है। अभी ऊपर से तो इम्पल्स आ नहीं रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जा नहीं रहा है, वो तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं रहा है वो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये एट्रिया का काम जो है हम बाहर से करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको ज्यादा देंगे वेंट्रिकल को। पहला क्या हो रहा था, पहला हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा था, हम नॉर्मल हार्ट में क्या हो रहा था, नॉर्मल हार्ट में ये हार्ट है, हाँ ये हार्ट है हमारा, हाँ ये वेंट्रिकल है, हाँ ये वेंट्रिकल है। यहाँ पर अपना एक आर्टरी पड़ा हुआ है जिसको हम ऐसे नोड बोल रहे हैं, और यहाँ पर एक पड़ा है जिसको हम एबी नोड बोल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ से इम्पल्स यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, और फिर ये पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये हो गया बी वेव, ये हो गया तुम्हारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हाँ अभी क्या हो रहा है, हमारा क्यूआरएस और पी में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए उसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोल रहे हैं हम लोग, कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ तो अभी इसकी वजह से ये कट ऑफ हो गया बेसिकली, इसलिए रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये कट ऑफ हो गया क्योंकि रिलेशनशिप भी कट ऑफ हो गया, समझ में आ रहा है। ये कट ऑफ होने की वजह से कौन सा पेसमेकर काम कर रहा है, ये वाला पेसमेकर, ये वाला बड़ा पेसमेकर होता है हमारा, ठीक है, ये काम कर रहा है। और ये भी काम करता है तो ये रेट इसका 40 के आजू बाजू रहता है। हाँ हमारा रेट 72 है क्योंकि ये काम कर रहा है, हाँ यहाँ से इम्पल्स जा रही है इसलिए वैसा हो रहा है। ये तो 40 रेट पे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, यू अंडरस्टैंड, 40 रेट पे काम कर रहा है। अभी ये कभी बराबर काम करेगा जब यहाँ से इम्पल्स आएगा, नहीं तो मैं बाहर से उसको एक इम्पल्स दे दूंगा, या तो फिर यहाँ से इम्पल्स जाना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, खराब हो गया इसलिए तो ऐसा है। तो मेरे को क्या काम है मेरा, बाहर से इम्पल्स को देना, बाहर से उसको कैसे भी करंट देना, बाहर से कैसे भी करंट देना, समझ में आ रहा है। तो इसमें हमको, इसलिए हम उसको टेम्पररी ट्रांसक्यूटेनियस एंड ट्रांसवेनस पेसिंग बोलते हैं, हम उसको पेस कर रहे हैं, हम उसको पेस कर रहे हैं। तो एक तरीका होता है मैं ऊपर से ही उसको मैं करंट दूं, ऊपर के शरीर से ही उसको करंट दूं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए उसको हम लोग ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग बोलते हैं, जहां पर हम लोग अपना ही जो डिफिब्रिलेटर होता है, अपने डिफिब्रिलेटर होता है उसमें एक कोई डिफिब्रिलेटर, हर डिफिब्रिलेटर कोई डिफिब्रिलेटर राइट साइड में पेसिंग का बटन होता है। अपना जो डिफिब्रिलेटर है उसका ही डिफिब्रिलेटर के एक साइड में पेसिंग का बटन होता है। आईसीयू में पेसिंग वाला डिफिब्रिलेटर लगता है, समझ में आ रहा है। डिफिब्रिलेटर जिधर भी है पेसिंग वाला डिफिब्रिलेटर काम में आता है, ठीक है। हर आईसीयू में नहीं रहती, तो नेक्स्ट टाइम आप आईसीयू में जाओ, देखो हमारे आईसीयू में डिफिब्रिलेटर वाला पेसिंग वाला बटन है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ उसमें क्या करते हैं हम लोग दो पैड्स लेते हैं, दो पैड आगे इसमें रखा हुआ रहता है पैड्स। ये जो पैड होता है स्टिकर होता है, पैड मतलब स्टिकर होता है, एक स्टिकर होता है, उस पे एक वायर लगी हुई रहती है। हाँ अब लोग क्या करते हैं, जहाँ पर हमारा डिफिब्रिलेटर का पैडल रखा हुआ है ना, पैडल रखा हुआ है, उसको जो कनेक्शन है वो कनेक्शन निकाल के ये पैड का कनेक्शन तो लगाना पड़ता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्या करना है, क्या करना है बताओ। जो हमारा जो पैड रहता है उसको जो वायर रहता है वो हमारे डिफिब्रिलेटर के जो वायर रहते हैं वो डिस्कनेक्ट करके वो वाला वायर डिफिब्रिलेटर पे अटैच करना है, ठीक है, अटैच करना, क्लियर। हाँ ये अटैच करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ईसीजी का केबल जो है, डिफिब्रिलेटर का ईसीजी का केबल हम इसको लगाएंगे, समझ में आ रहा है। हम डिफिब्रिलेटर का ईसीजी का केबल इसको लगाएंगे पेशेंट को, क्योंकि डिफिब्रिलेटर को जानना है कि क्या पल्स रेट है, समझ में आ रहा है। हाँ तो वो हम लोग उस पर लगाएंगे, मॉनिटर का ईसीजी तो लग ही रहेगा, ये भी लगाएंगे, तो आपको जगह लगाना पड़ती है, यहाँ पर लगा तो पैड जैसे लग जाएंगे, इधर एक, ठीक है, पैड लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम लोग एक बार हम लोग ने समझ लो पैड लगा दिया, पैड में जेली लगाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही जेली होता है, ओपन करो लगाओ, ओपन करो लगाओ, हाँ दोनों ऐसे ऐसे लगाना है। उसका वायर जो है जाएगा डिफिब्रिलेटर पे, अभी अपना पैडल बाहर निकल के बाजू में रख दिया हमने, पैडल नहीं है, हमने डिफिब्रिलेटर ऑन किया, फर्स्ट स्टेप इज ऑनिंग डिफिब्रिलेटर। हाँ नेक्स्ट स्टेप इज प्रेस पेसर, पेसिंग ऑन करके आएगा, प्रेस पेसर तो ऑन हो जाएगा। हाँ फिर हम क्या सेट करेंगे, रेट, ये पेशेंट का रेट होगा 40, डिफिब्रिलेटर दिखेगा आपको 40 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, तो हम नेक्स्ट क्या प्रेस करेंगे, रेट, हम सेट करेंगे रेट जो साइनस नोट का होना चाहिए, कितना होना चाहिए 70 से 80 के आजू-बाजू, तो हम बोलेंगे ठीक है हम 80 लगा दिया, तो हमने 80 रेट सेट कर दिया। अभी 80 रेट सेट, खाली हमने रेट सेट किया, अब तक हमने करंट दिया है क्या, नहीं दिया, हमने खाली रेट सेट किया।
हमने बोला है कि हमको अगर करंट देना है तो हमको 80 पे करंट देना है, 80 रेट पे करंट देना है। अभी नेक्स्ट बटन क्या प्रेस करेंगे हम? आउटपुट। आउटपुट मतलब करंट, आउटपुट मतलब करंट। समझ में आया? आउटपुट मतलब करंट, ठीक है। तो मैं आउटपुट उधर मिली एम्पियर्स पे होता है, एमए में रहता है, तो 10 20 30 40 50 से करंट रहता है, ठीक है। वो हम करंट दबाएंगे, हाँ। तो कभी 10 करेंगे, पर पेशेंट को क्या बोलेंगे? थोड़ा सा आपको झटका जैसा लगेगा, घबराओ नहीं। अब क्या बोलोगे? थोड़ा सा झटका लगेगा, घबराओ नहीं, कुछ होगा नहीं। आपको बताना है, नहीं तो क्या होगा? वेगस स्टिमुलेट हो जाएगा और ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा। इसलिए आपको बोलना है कि भाई ये पेशेंट को कि आपको एक थोड़ा सा झटका लगने वाला है, घबराओ नहीं, हाँ। हम लोग बाहर से आपका हार्ट को ठीक कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद 10 रखूंगा। 10 रख के मैं क्या देखूंगा? 10 रख के मैं क्या देखूंगा? रिदम। I will see all the features, जैसे बीपी, जैसे पल्स, जैसे वो क्या हो गया, मेरा पल्स को क्या हो गया। मॉनिटर नहीं देखूंगा मैं क्या वो देखूंगा? मेरा बीपी क्या है, मेरा पल्स क्या है, मेरा सैचुरेशन क्या है, हाँ। फिर मेरा पेशेंट चेस्ट ब्रेथलेसनेस से कम हो गया क्या, चेस्ट पेन कम हो गया क्या, समझ में आ रहा है? अब ये सब देखोगे, हाँ, क्योंकि ये सिम्टम्स हमको निकालने हैं ना पेशेंट के, ये सिम्टम निकालने हैं। तो जब मैं करंट बढ़ाऊंगा 10, मैंने 10 बढ़ाया, 10 बढ़ाया, ये कुछ नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर वाका वाई है, ब्लड प्रेशर वाका वाई है, मतलब 80 था 80 है। इसका मतलब क्या है कि वो अभी तक वो वेंट्रिकल को फायर नहीं कर रहा है, वेंट्रिकल तक उसका करंट पहुंच नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? Yes. वेंट्रिकल को करंट पहुंचेगा तो वेंट्रिकल 70 पे 80 पे जो हमने सेट किया 80 पे करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो मैं 10 से फिर 20 करूंगा, 20 पे देखूंगा भाई ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर 30 करूंगा, समझ में आ रहा है? ऐसा बढ़ता ही रहूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 30 40 50 कभी ना कभी वेंट्रिकल हाथ में आएगा। जब वेंट्रिकल हाथ में आएगा तो आपका पल्स रेट जो आप फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो पल्स रेट, वो पल्स रेट बढ़ेगा। पहला 40 है तो अचानक सर 70 80 हो गया, सर 80 हो गया, सर 80 हो गया, पल्स रेट बढ़ेगा। साथ साथ में क्या देखोगे? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो देखोगे। अगर पल्स भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, मतलब हमारा काम हो गया। अभी वो पेस कर रहा है, बाहर से पेस कर रहा है। हम लोगों ने काफी बार हमारा इसमें किया हुआ है, काफी बार किया हुआ है इसमें, ठीक है। वो पेस हो रहा है, ओके, पेस चालू हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर? यस। इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। क्लियर? हाँ, ये आपको जानना जरूरी है क्या होता है ये चीज, क्योंकि ये होता है, ये नर्स काम करती है इसमें, डॉक्टर्स काम नहीं करते इसमें। डॉक्टर्स भी होता है लेकिन इट्स नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। सो आई विल रिपीट द होल थिंग अगेन, द पॉइंट्स फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी माय प्रीरेक्विजिट्स की क्या पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन है, फेलियर है, चेस्ट पेन है, अल्टर्ड मेंटल स्टेट, ये सब है कि नहीं है, आपका ये देखेंगे, ठीक है। अगर ये है तो ही हमको ये करना है। हर पेशेंट कंप्लीट अनब्लॉक ये सब नहीं करना है। जैसे कि हमारा कल का परसों का पेशेंट, उसको ब्लड प्रेशर गिर नहीं रहा था ना, पल्स रेट गिर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन हमको पता था कि ये टाइप 2 से कंप्लीट अनब्लॉक में जा सकते हैं, इसलिए हमने पेसमेकर डाला उसको। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, वो देखेंगे। पहले वो करने के बाद नेक्स्ट थिंग आई विल गेट माय डिफिब्रिलेटर दैट हैज गॉट पेसिंग फैसिलिटी। हर डिफिब्रिलेटर में पेसिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, हर डिफिब्रिलेटर में पेसिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। कैन यू गो एंड गेट वन डिफिब्रिलेटर फ्रॉम द फ्लोर? 10th फ्लोर में रहेगा डिफिब्रिलेटर, वो बोलो जस्ट रिक्वेस्ट देम टेल यू गेटिंग ओवर हियर। हां, अरे डिफिब्रिलेटर उठा लेकर ट्रांसफर कर देना। हां, सो the first step is what? Getting a defibrillator that has got pacing facility. अब किधर दिखता है वो pacing facility? राइट साइड में दिखता है। अभी वो defibrillator आएगा ना तो आपको दिखाता हूँ किधर दिखता है वो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? अप्लाई ECG केबल। ECG केबल किधर होता है? उसका पीछे होता है। तो ECG केबल के बिना defibrillator नहीं यूज करना है, ECG केबल लगा के रखना है, क्लियर? ECG केबल हमने लगा दिया, हाँ, और वो इज डिफिकल्ट टू पुट, क्योंकि हमको ये पूरा जगह एम्प्टी होनी चाहिए। तो कंप्लीट आप लोग आते हैं, आपको ECG निश्चित होनी चाहिए इधर पीछे जगह पे। तो वो जो पेशेंट को आपने ECG लगाया गलत लगाया था, क्योंकि क्या होता है इमरजेंसी में समझ लो आपको यूज करना पड़े तो यहाँ से फाड़ ऑफ या लगाओ। तो ऑलवेज ECG लीड्स एज अ जनरल प्रैक्टिस यू शुड कीप इट हियर क्योंकि कभी जरूरत पड़े हमको पता नहीं, समझ में आ रहा है? तो जनरल प्रैक्टिस नर्सेस ऑन टॉप, नॉट हियर, try to keep it on top as much as possible, ठीक है। हाँ, तो ECG leads will be all around this space, अपना but not in the center,
नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो यू हैव पुट ECG लीड्स. नेक्स्ट स्टेप पेसर ऑन. पेसर ऑन. हाँ, तो उसके बाद पेडल्स निकाल के पैडल्स निकालेंगे, पैडल लगाएंगे, फिर पेसर ऑन. हाँ, पेस ऑन करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रेट. यू विल चेक द रेट कि रेट कितना होना चाहिए. तो हम लोग कितना रखेंगे? अराउंड 70-80 रख देंगे. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आउटपुट करना है. सेट वो हम कम से स्टार्ट करेंगे. 10 से हाँ, तो बढ़ाते रहेंगे जब तक वेंट्रिकल मतलब पल्स रेट नहीं बढ़ जाता है. पल्स रेट एंड हार्ट बट बीपी पूरा लिख लिया जाए. अटैच है. अटैच हो. ये दूसरा डिफिब्रिलेटर है. हमारे पास दूसरा वाला है, इधर ये पेसिंग. अच्छा, ये दूसरा है इसका. ठीक है, तो इधर देखो अभी इसमें कैसा होता है. अच्छा हो गया ये आ गया, तो हम लोग इजीली पड़ जाएगा. तो ये अलग डिफिब्रिलेटर है. एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए. हर जगह पे एक ही डिफिब्रिलेटर होना चाहिए. ठीक है नहीं? तो बहुत सिंपल है ये. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? ECG लीड्स हम लगाएंगे. ठीक है, ECG लीड्स देखो आपका हम पे लगाओ. कैसे लगेंगे? मैं लगाता हूँ, जो मैं लगाता हूँ. ठीक है, ये एक ECG लग गया. So first thing I'm doing is applying the ECG leads. हाँ, okay. Then you switch it on. करो अभी. ECG भी आ रहा है. ECG आना चाहिए ना. पैडल है. ये पैडल को चूज करके रखा हुआ है. तो हम लोग को पैडल चेंज करना पड़ेगा. लीड. ओके, तो इसने पैडल लगा के रखा था इन्होंने. पैडल मतलब उसका मतलब क्या होता है? जब पैडल आता है उसका मतलब क्या होता है? नहीं, तो हम पैडल निकाल के रखेंगे ना, ये पैडल निकाल के तभी ECG आएगा. जब पैडल इधर दिखता है हमारे नॉर्मल डिफिब्रिलेटर में भी रहेगा. जब हम पैडल इधर दिखाए, पैड या पैडल दिखाएगा ना, तो इससे हमको ECG मिलेगा. इधर रखेगा ना तो ECG आ जाएगा. समझ में आ रहा है? अभी हमने उसको लीड चेंज किया. लीड सेंसिटिविटी इवेंट फ्रीज. हाँ, तो इसमें लीड मैंने चेंज किया, इसलिए मेरा ECG आ गया. ये मेरा ECG चल रहा है 73. ठीक है, नॉर्मल है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टेप? अभी करना क्या आपको? पेसिंग. हमें पहले पैडल चेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? इधर से करो चेंज. मेरे को इट शुड बी सिंपल ओनली. राउंड कर. नहीं 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 नहीं, इसको प्रॉब्लली ये रहेगा. देखो ये. हाँ, ठीक है. हाँ, ये बहुत सिंपल रहता है. ये सब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत जैसा है, जैसा उन्होंने करके रखा है ना. देखो ये. ठीक है, लगाओ. वो ये देख के लगा इधर का, ये देख के लगा. ये छोटा बड़ा है ना, वो इधर देख के. और इधर एक ये हाँ, फिट होना चाहिए इसमें. नहीं करना. ठीक है, तो हमको क्या करना है? पेसिंग अगर करना है तो पहले इसको हमको ओपन करना है. पैड से वो नीचे है क्या? खोलो. किधर लिखा है? लॉक्ड है. हाँ, ठीक है. तो इसमें यू हैव टू ओपन दिस. अप्लाई द पैडल का. इधर पैडल एक डिस्पोजेबल में आता है, उसको ओपन करना है. नहीं रहेगा वो अंदर रखा है. इसमें लास्ट में रहेगा. तो ये आपको निकालना है. हाँ, और हमको पैडल जो है तो उसको निकालना है. दोनों स्टिकर एक इधर लगाना, स्टिकर एक इधर लगाना, वायर इधर लगाना. अभी ये नहीं रहेगा, ये बाजू में रहेगा. ये नहीं रहेगा. जब पैडल के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं जो इसके साथ करना है. पैडल के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं जो इसके साथ करना है. इसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं जो पैडल के साथ करना है. जैसे इसके साथ भी हम पेसिंग कर पाएंगे. ठीक है, लेकिन हम लोग पैडल यूज करेंगे क्योंकि हम लोग खड़ा नहीं रह सकते. बहुत देर ऐसे पकड़ के खड़ा नहीं रह सकते. ठीक है. हाँ, क्लियर ऑन दिस टिल नाउ? अभी इधर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट डिड आई टेल? पेसिंग. पेसर ऑन करना. करो. ऑन, पेसर ऑन करो. नहीं, ये वाला टर्न करना. हाँ, पेसिंग. डिस्पोजेबल पैड करने के लिए इंस्ट्रक्शन. समझ में आ रहा है? हाँ, तो इंस्ट्रक्ट कर दिया उसका डिस्पोजेबल पैड डालना. हमने डाला नहीं इसलिए वो बोल रहा है कि डाला, यू नो, यूज्ड इट करके. तो डिस्पोजेबल पैड हम लगाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रेट सेट करेंगे. रेट सेट कर. किधर है रेट? इधर है. ये रहा पेसिंग रेट. हाँ, तो मैं पेसिंग रेट चेक करूंगा. दिख रहा है ये पेसिंग रेट? हाँ,
80 80 पेसिंग आया हुआ। हाँ 80। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? आउटपुट ये आउटपुट आउटपुट, करना। तो ये 10 देखो दिख रहा है 10 मिली एम्पियर्स, 10 MA 10 मिली एम्पियर्स। तो इसे देखूंगा, इसके बाद 10 मिली एम्पियर्स करने में क्या करना है मुझे? चेक करना है। नहीं स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट किधर है? ये रहा स्टार्ट। ओके समझ में? पेसिंग ऑन, पहला पेसिंग ऑन, हाँ गो टू पेसिंग मोड, पेसिंग मोड। नेक्स्ट स्टेप इज सेट रेट, और थर्ड सेट इज आउटपुट एंड देन स्टार्ट। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। इसमें ढंग ऐसा करके आएगा, ऐसा आएगा, एक लाइन आएगा, और आप क्या देखोगे? पेशेंट का पल्स और बीपी बीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, या चेस्ट पेन हो गया, एलवी फेलियर हो गया, वो सब देखोगे। नहीं हुआ तो क्या करोगे नेक्स्ट? ये बढ़ा देंगे आउटपुट 20, फिर 30, फिर 40, जब तक कि वो हम लोग को जो चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसमें दो टाइप का पेसिंग है, डिमांड एंड फिक्स्ड। ये सोचो नहीं आप सोचो नहीं क्या है डिमांड और फिक्स का मतलब क्या? अगर आप किसने पूछा आपको ये क्या है, ये क्या है, तो मतलब क्या हो गया? डिमांड मतलब हमें कोई तो ऑर्डर देगा कि कितना रखना है, और फिक्स मतलब तो डिमांड क्या होता है? अगर डिमांड मैंने रखा तो क्या करेगा ना, अगर ये 80 से कम होगा तो पेसिंग नहीं करेगा वो। हमने रेट क्या सेट किया है? 80 तो मतलब 80 से कम रहेगा तो वो करेगा पेसिंग, 80 से ज्यादा रहेगा तो पेसिंग नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डिमांड। समझ में? अगर ये पेसिंग, अगर ये पेशेंट का रेट हो गया 60 तो क्या होगा? पेसिंग नहीं होगा। पेसिंग करेगा ना वो, 60 कम हो गया ना पेशेंट का, मतलब 80 से ज्यादा 80 से ज्यादा रहेगा तो वो नहीं करेगा, मतलब डिमांड पे करेगा। पेशेंट का हार्ट रेट कम अगर हो गया तो पेस कर लेगा। तो समझ में पैड लगा के चला गया मैं किधर, तो हार्ट रेट अगर 30 हो गया तो क्या करेगा? ये करेगा पेसिंग चालू कर देगा। हाँ, अगर हार्ट रेट मेरा अगर हार्ट रेट 90 है तो क्या करेगा? नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं डिमांड। फिक्स्ड क्या होता है? तुम्हारा हार्ट रेट कुछ भी हो मैं 80 दूंगा, तुम्हारा 70 हो, 60 हो, 110 हो, मैं 80 दे दूंगा। हम लोग नॉर्मली डिमांड में रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पेसिंग भी चालू है। जब हार्ट अगर 70-80 में काम ही कर रहा है तो पेसिंग की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम डिमांड में रखना चाहते हैं वेरी ऑफन। समझ में आ रहा है? क्लियर? फिक्स्ड में क्यों नहीं रखना, समझ में आ गया? क्या होगा फिक्स में रखेंगे तो? फिर भी वो दे रहा है, तो वो उसको हार्ट के लिए अच्छा नहीं है ना, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है कि भाई पेसिंग भी हो रहा है, बाद में वैसे भी चल रहा है। समझ में आ रहा है? सो लेट अस डू द स्टेप्स वंस मोर, पूरा स्टेप। हाँ, सो व्हाट इज द स्टेप? अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ। स्टेप ऑफ पेसिंग, पेशेंट हैज कम इन, पल्स रेट इज 30, BP is 80 systolic. So now you have started adrenaline at 0.7 ml per hour, and you have reached up to 5 but there is no response. So now you have called me up. I was busy somewhere and I told please initiate transcutaneous pacing. What are the steps? Apna वो पैडल ECG step one by one. पहले ऑन करेंगे, First step is always नहीं, पहला वो नहीं चेंज हाँ, करेंगे first step. So how do you change it? ऐसा, हाँ। और पैड। उसका लगाएंगे पैड वाला, हाँ। ऐसे ही रहता है, उसको हाँ, फिक्स फिक्स करेंगे। करेंगे। ओके, उसमें स्टिकर होती है। हाँ, फिर प्रेस, हाँ, देन वो पैड लगाएंगे इधर। नहीं, उसके पहले ECG होनी चाहिए। ECG का केबल होनी चाहिए। Yes. ECG has to be attached. Without ECG में कोई ECG नहीं आएगा। नहीं दिखेगा। हाँ, then so first step क्या है? ये Change. पैडल चेंज, ये चेंज Second? करना है पैड का, ECG अटैच level। करना है, Then? देन ऑन करना है। ऑन करना है, फिर पैड इसके बाद? चेंज करना है। ये पैडल नहीं, ये ऑलरेडी है, पैडल ECG दिख रहा है। अभी देन ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें हाँ, वो छोड़, हाँ, फिर Pace- तीसरी से। बेसिक मोड ऑन, पैडल लगाना है। पैडल लगाया ना, हाँ नेक्स्ट बेसिक बेसिक में आए, हाँ, आपने कौन सा सेलेक्ट किया? डिमांड की Demand। फिक्स्ड? डिमांड डिमांड, ठीक है। हाँ। डिमांड क्यों सेलेक्ट कर रहे हो आप? डिमांड पेशेंट के अकॉर्डिंग करेगा। अगर पेशेंट इसका हार्ट रेट मोर देन 80 है तो नहीं करेगा। हाँ, Less क्योंकि than आपने है तो 80 वो- क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि क्योंकि आपने सेट किया हुआ है। रेट सेट किया है। ओके, फिर रेट Next सेट step? करना है। रेट आपने रेट सेट किया 80। अभी कार्डियक नेक्स्ट, आउटपुट नहीं, पहले रेट हाँ, उसके रेट बाद? सेट रेट किया सेट है। है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट नहीं, आपको
ओके आपको रेट चेक कर देना है। आउटपुट, कार्डियक आउटपुट नहीं, क्या आउटपुट है ये? पेसिंग आउटपुट, पेसिंग आउटपुट। हाँ, तो क्या करोगे आप? 10 रखते हैं। हाँ, और फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, ठीक है। और अब उसके बाद क्या करोगे, क्या देखोगे? पल्स रेट एंड बीपी। हाँ, पल्स रेट, बीपी एंड सिम्टम्स। पल्स रेट, बीपी ठीक हो गया, क्या देखोगे? अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे नेक्स्ट? रेट आउटपुट बढ़ाएंगे। आउटपुट बढ़ाएंगे। रेट बढ़ाओगे क्या? नहीं, क्या बढ़ाना है आपको? पेसिंग आउटपुट। पेसिंग आउटपुट। आपको इसमें क्या दिखेगा? लाइन बड़ा दिखेगा, ऐसे एक हाँ, लाइन तो उसके दिखेगा बाद- आपको, समझ में? एक लाइन दिखेगा आपको, क्लियर? यस। हाँ, नॉट डिफिकल्ट राइट? हाँ, बाप रे, बाल पे आ गई। ठीक है, so let's do the next